आज हमें चैप्टर नंबर 1 करना है इंडियन इको का। देखो यूनिट 1 है हमारे पास, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस। बुक का नाम क्या है अपना? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अपन इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट कैसे हुई। और किसी भी बारे में अगर किसी स्टूडेंट की डेवलपमेंट देखनी है तो ये बताओ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी स्टूडेंट के आज 85 मार्क्स आए हैं, आज 90 मार्क्स आए हैं, क्या आपको डेवलपमेंट समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी कि बच्चे ने कुछ इम्प्रूव किया या कुछ इम्प्रूव नहीं किया? बताओ, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा 85 आने से समझ में आ जाएगा कि 85 आए? हाँ? नहीं आएगा। कब आएगा समझ में? जब पीछे का कुछ गिवन हो कि भाई पहले उसके 85 आते थे, अभी भी 85 आए हैं, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पहले बच्चे के 40 मार्क्स आ रहे थे, अब 85 आ रहे हैं, बहुत इंप्रूवमेंट किया है। तो इंप्रूवमेंट किसने कितना किया ये कैसे पता चल सकता है? जब आप उसको कंपेयर करोगे किसके साथ? पास्ट के साथ। तो यहां पर जब हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? आज कहाँ है वो तो तब समझ में आएगा कि हमने डेवलपमेंट किया या नहीं किया, हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज अच्छी रही या नहीं रही। पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करी थी, और तभी तो आज को कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा हमें बेनिफिशियल रही हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज या नहीं रही। इसीलिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था, इंडिपेंडेंस से पहले की सिचुएशंस के बारे में कौन से चैप्टर में बताया आपको? फर्स्ट चैप्टर में बताया। फिर इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इन 60-70 सालों में जो हमने डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज फॉलो करी उनकी बात करेंगे। तो बुक का समझ में आया सिस्टम क्या रहने वाला है? पढ़ाएंगे तो इंडिया के बारे में ही। अब लेकिन इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट समझने के लिए पहले हमें पास्ट को समझना जरूरी है कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम पहले चैप्टर में जो देखेंगे वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे कि इंडिया कैसा था। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से शुरुआत करी, अब उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज बनाई। फिर हम देखेंगे उन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज का क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन इकोनॉमी पे, आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। और लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने पड़ोसियों का ख्याल तो सभी लोग रखते हैं, है ना? अपने घर में क्या चल रहा है उससे ज्यादा पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, ये देखने में मजा आता है कि नहीं आता, कि जानने में। ऐसे ही हमें भी क्या करना है, अपने इंडिया के साथ साथ, इंडिया में तो हमने पढ़ लिया पूरी किताब में 9 चैप्टर्स जो हैं स्टार्टिंग फर्स्ट टू 9, इन 9 चैप्टर्स में हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में पहले शुरुआत में ऐसा था, बाद में ये पॉलिसीज लेकर आए, इनके क्या इम्पैक्ट रहे, आज हम कहाँ हैं। फिर चैप्टर नंबर 10 में हम क्या करेंगे, हम उनका कंपैरिजन करेंगे कि अपने पड़ोसी देशों के साथ। और पड़ोसी में प्यारे मित्र तो हमारा एक ही है, पाकिस्तान। और थोड़ा बहुत अगर देखें तो चाइना। मेन जो बड़े नेबर्स हैं चाइना और पाकिस्तान, बाकी सब तो छोटे ही हैं, श्रीलंका वगैरह, और बाकी तो छोटे हैं, बांग्लादेश बाद में हुआ। तो हम मेन पाकिस्तान और चाइना की बात करेंगे, उनके साथ कंपेयर करेंगे कि भाई, और कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कंपेयर तो हमेशा बराबरी वालों में होता है, कंपैरिजन पता है ना, होता है ना, कंपटीशन करते हैं, रेस दौड़ते हैं, तो कंपटीशन किस में किस में देखते हो कंपेयर? जो बराबर स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपके पास जो पाकिस्तान है, इंडिया है और चाइना, इन तीनों की शुरुआत, मतलब ये तीनों देश जब आजाद हुए तो एक साथ ही आजाद हुए थे ऑलमोस्ट। इंडिया और पाकिस्तान तो एक साथ हुए ही 1947 में, और चाइना 1949 में आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। क्योंकि इनकी जर्नी सेम टाइम पर स्टार्ट हुई, इसलिए हम इनका कंपैरिजन कर कर देखेंगे कि अच्छा इन्होंने जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज फॉलो करी उनका क्या इम्पैक्ट रहा और हमारा क्या रहा। तभी तो समझ में आएगा कि ओवरऑल हम भी कितना डेवलप कर पाए कि पूरा अभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट बुक के अंदर, मतलब इसमें इंडियन इको में यही पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपने का डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 90। सर ये 90 तक की क्यों दे रखा है? बात तो ये भी सही है। 1991 में अपन ने रिफॉर्म्स करे थे, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा।
LPC, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 10th क्लास में आप इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर भी वही चैप्टर नंबर 3 आएगा, जिसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेगा। तो पहले 2 चैप्टर की जो बात करेंगे उसमें तो 1947 से 90 की बात कर रहा है ना। तो ये सब चीजें आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी, ये पढ़ना है पहले तो अपने को। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बुक का नाम क्या है हमारे पास, अब इसमें ऐसे हाईलाइट होगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट is to familiarize you with the basic features of the Indian economy। इस बुक के बारे में यही है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इंडिया के फीचर्स के बारे में बताना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और हमने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज रही, क्या वो कामयाब रही या कामयाब नहीं हुई, of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future prospects. So, let us first look at the state of India's economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. तो हम पहले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, प्री इंडिपेंडेंस। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 1991। क्लियर है। तो ये 3 चैप्टर आपके पास ऐसे चलेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। आपको पता है ना, आज का जो भारत है वो तुरंत ऐसा नहीं हो कि एक दिन में बन गया। ये इतने सालों की मेहनत से और इतनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी जो भी है उनकी वजह से, उनका रिजल्ट है जो डिसीजंस हमने लिए उनकी वजह से आज हमने ग्रोथ की या नहीं की, हम किसी फील्ड में अच्छे हैं या नहीं है, वो उस चीज पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज इट्स रूट्स स्टीप्ड इन हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया सोने की चिड़िया कहते थे। अगर अभी तो अपने पास कौन सा ईयर चल रहा है, 2022, अगर ये 1000 के अप्रोक्स की बात करें, 1000 छोड़ दो, अब 1500 के अप्रोक्स की बात भी करेंगे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर देशों में से था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो 1500 के टाइम, अगर 1500 ईयर्स की अपन बात करें, ऐसे ईयर्स में 500 साल पहले, आज से 400 500 600 या 700 साल पहले इंडिया जो था वो सबसे अमीर देश हुआ करता था और बहुत लंबा चौड़ा एरिया हुआ करता था इंडिया में पहले, है ना। ये तो बाद में डिवाइड होता चला गया धीरे धीरे। सोचो ये सारा कुछ इंडिया का ही पार्ट था। तो हमने ये कहा कि अब हम कहाँ से देखेंगे, मेन जो इंडिया जो पीछे गई वो कहाँ गई, ब्रिटिश रूल के दौरान। क्योंकि भारत पर, इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने राज किया। तकरीबन कितने साल तक राज किया, पता कब आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने पता कब आई थी, 200 साल, तकरीबन 200 साल, है ना। 190 साल के अराउंड था टोटल, 1947। तो हमने कहा मेनली हमें क्या समझना है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया कैसा रहा, ब्रिटिशर्स ने कैसे राज किया यहाँ पर, कैसे एक्सप्लॉइट किया, विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ब्रिटिश रूल आपके पास तकरीबन 2 सेंचुरीज तक रहा, ऑलमोस्ट, बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अच्छा, 2 दिन होते हैं, एक इंडिपेंडेंस डे, एक रिपब्लिक डे, पता है सबको इंडिपेंडेंस डे कौन सा होता है और रिपब्लिक डे 26 जनवरी। अच्छा, इसमें से स्वतंत्रता दिवस कौन सा है और गणतंत्र दिवस, तो ये बताओ 26 जनवरी हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, कौन से साल में, 1950 में, ठीक है। तो बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल, भाई उनका एक ही पर्पस था इंडिया में आने का, अपनी कंट्री जो उनकी जो कंट्री थी उस वहां पर क्या चल रहा था, वो इंडिया में आए क्यों, उनके वहां पर ब्रिटिश, जब ब्रिटेन की बात करें
तो जिस टाइम वो इंडिया में आए तो ब्रिटेन में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। वहां पे क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा था। अब उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। देखो इंडस्ट्री को ग्रो कराना है तो दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो रॉ मटेरियल चाहिए और दूसरा मार्केट चाहिए। दो ही चीजें चाहिए ना भाई, रॉ मटेरियल मिल जाए कहीं से सस्ता और हमें अच्छा मार्केट मिल जाए, डिमांड हो जहां पर, वहां पे हम बेच पाए। तो उन्होंने इंडिया को देखा कि यार ये तो दोनों काम यहाँ पर फिट हो जाएंगे, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया से हमें सस्ता रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि हम यहाँ पर डिमांड होगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज को नहीं लगाने देंगे तो यहाँ पर डिमांड होगी, उसको मेट भी कर पाएंगे प्रॉफिटेबली। बात समझ में आई? तो ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव अपनी कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, प्रमोट करना था। वो चाहते थे कि वहां पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है वो और तेज हो जाए और उनको उसमें बेनिफिट मिले। मीन्स इंडिया से सस्ता रॉ मटेरियल ले लें और इंडिया में ही फाइनल प्रोडक्ट इंडिया को ही बेच दें और उसमें उसका बेनिफिट हो जाए। अब इस चीज को करवाने के लिए उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल हमें दो, सस्ते रॉ मटेरियल। और वो चाहते थे कि सिर्फ तुम हमसे ही परचेज करो और किसी से परचेज ना करो। तो ये सारी चीजों के लिए उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। अब देखते हैं कैसे किया। तो हमने कहा द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार लाइन आती रहेगी आपके पास, रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन। सोल पर्पस उनका आने का सिर्फ इंडिया में ये था कि इंडिया को हम रिड्यूस कर दे, कि इंडिया हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे और फाइनल प्रोडक्ट हमसे खरीद ले। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि रॉ मटेरियल हमें क्या कर दे, सप्लाई कर दे। तो टू रिड्यूस इन द कंट्रीज, टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades। जिस टाइम किताब लिखी गई तब 6.5 decades हुए थे। आज अगर बात करें तो 1947 से कितने डिकेट्स हो चुके हैं आपके पास में, 7+ हो चुके हैं, 7.5 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। क्लियर यहाँ तक बात समझ में आई अपने को? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल का मतलब है ब्रिटिश रूल। तो अब हमने यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने को कि ये जो बुक है, इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, कि इंडियन इकोनॉमी ने कितनी डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले अपने को शुरुआत देखनी पड़ती है, और शुरुआत कहाँ से की तो अपन पहले पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया कैसा था, या मेनली हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान कैसा था इंडिया, उसकी बात करेंगे। फिर अगले वाले चैप्टर में आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे कि 1950 से लेकर और 1990 तक कैसी आपकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज रही, उनका क्या बेनिफिट हुआ। और 1991 में फिर हमें रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े थे। वो रिफॉर्म्स हमें वॉलेंटरी नहीं लेकर आने पड़े थे, वो रिफॉर्म्स कंपल्सरी लेकर आने पड़े थे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपको पता ना एक कंट्री को चलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आज के टाइम में सारा कुछ डॉलर में होता है, तो हमें डॉलर चाहिए होता है अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। डॉलर चाहिए होता है हमें अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। बाहर से कुछ खरीदना है तो किस में पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास डॉलर ना हो तो फिर हम बाहर से खरीद नहीं पाएंगे, और जब खरीद नहीं पाएंगे तो कंट्री की हालत खराब हो जाएगी। अभी फिलहाल पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है सिचुएशन। श्रीलंका में क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो इंडिया के में भी 1991 की अगर अपन बात करें, इंडिया में 1991 की, तो उस टाइम इंडिया में भी यही सिचुएशन आ गई थी कि इंडिया के पास भी जो रिजर्व्स थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व्स बचे थे। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। आज देख लो श्रीलंका में रिजर्व्स नहीं है, पाकिस्तान में रिजर्व्स नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई दोनों ही जगह बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। तकरीबन बताया होगा, एक बार क्लास में बात भी हुई होगी आई थिंक, वहां पे तो 350 चला गया। श्रीलंका की जो करेंसी है $1 के मुकाबले 350 रुपए, जो हमारे यहाँ $1 75 के अप्रोक्स है, वहां पर वो 350 रुपए है। पाकिस्तान में वही 185 190 के अप्रोक्स है ना, और ये बढ़ा ही जा रहा है आपके पास में। तो ये उनकी सिचुएशन खराब कर रहा है। ऐसे ही 1991 में ना इंडिया की हालत खराब हो गई थी कि रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं बचे थे कि हम अपने 2 हफ्ते से ज्यादा का इंपोर्ट फाइनेंस कर पाते।
रिपेमेंट करना तो दूर की बात, जो लोन ले रखे थे उन पर इंटरेस्ट देना तो दूर की बात, हम अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सारी सिचुएशंस देखने के बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई। जैसे अभी पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है, हालांकि आईएमएफ नहीं दे रहा है, मना कर रहा है, लेकिन अभी उनकी टीम गई हुई है आईएमएफ के पास। तो जिस तरीके से आपके पास में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास कंट्री अप्रोच करती है, ये इंटरनेशनल लेंडर हैं, जैसे अपन एक अपने को लोन चाहिए होता है तो अपन, है ना, बैंक्स के पास जाते हैं, ऐसे ही कंट्री को चाहिए होता है तो वो वर्ल्ड बैंक के पास या आईएमएफ के पास जाते हैं। तो उस केस में इंडिया को जाना पड़ा। इंडिया को इतनी बुरी हालत थी, ये बताओ, कोई कर्जे में डूबा हो तो कोई और कर्जा देना चाहता है क्या? कभी नहीं देना चाहता, है ना। सबको ये रहता है कि पैसा डूब जाएगा तो इसको लोन देकर कोई फायदा नहीं है। तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन थी कि इंडिया को कोई लोन देने को तैयार भी नहीं था। तो इंडिया को फाइनली किसके पास जाना पड़ा? लास्ट ऑप्शन के तौर पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये लास्ट ऑप्शन दिखता है। तो वो उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई हमें लोन दे दो। तो इंडिया वालों को लोन देने के लिए तैयार हो गया कि कह रहे लोन तो दे देंगे लेकिन आपको ये रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, आपको अपनी इकोनॉमी में चेंजेस करने पड़ेंगे। सोचो, वहां पर भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि आप ग्लोबलाइजेशन कर दो, आप लिबरलाइजेशन कर दो, आप प्राइवेटाइजेशन कर दो। तो जो वो रिफॉर्म्स हमने 1991 में, जो एलपीजी आपने पढ़ा हुआ है, वो वॉलेंटरी नहीं किया हमने, वो कंपल्शन में लगाना पड़ा। हमारे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं कि भाई लोन चाहिए तो इनकी कंडीशंस को तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपके पास थर्ड चैप्टर में आएगी कि लोन लेने के लिए मींस हमने जो रिफॉर्म्स लगाए, वो रिफॉर्म्स वॉलेंटरी नहीं लगाए। कोई अपनी इच्छा से कोई काम करता है तो उसके रिजल्ट अलग होते हैं, और कोई मजबूरी में करवाए तो वो काम थोड़े अलग होते हैं, उसके रिजल्ट्स थोड़े अलग होते हैं। बात समझ में आ गई? जबकि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे चाइना ने जो रिफॉर्म्स लगाए, चाइना ने वो अपनी इच्छा से लगाए, चाइना पर किसी का कंपल्शन नहीं था। चाइना को कोई इस तरीके नहीं, चाइना को लगा हमारी ग्रोथ कम हो रही है तो चाइना को लगा कुछ चेंजेस करने चाहिए, उन्होंने अपनी इकोनॉमी में चेंजेस किए, मीन्स वो उन्होंने वॉलेंटरी करे। लेकिन इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमें कंपल्शन में लगाने पड़े, और कंपल्शन में तो तुम्हें पता ही है कि रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें किताब में फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड चैप्टर में, एंड देन लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ते चले जाएंगे। तो कुछ बेसिक चीजें इतनी बार होंगी, वो धीरे 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 कि आपको सारी चीजें याद होना स्टार्ट होंगी। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक आजाद देश हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे राजा महाराजाओं का सिस्टम हुआ करता था पहले, सिविलाइजेशन जो आपने पढ़े हुए हैं। तो हमने कहा ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक आजाद देश था। दो एग्रीकल्चर मेन सोर्स क्या था? पहले तो एग्रीकल्चर, आज भी क्या है? एग्रीकल्चर। अभी भी 50% लोग तो एग्रीकल्चर में ही है। तो पहले तो 70-75% लोग जो थे वो पॉपुलेशन इसमें थी, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। येट द कंट्रीज इकोनॉमी, सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर में थे, कुछ इंडस्ट्रीज भी थी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी करती थी। मेन तो ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास कि इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन, है ना। हम वेल नोन थे किस चीज के लिए? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। हम वेल नोन थे फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही थे, कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी थे जिनमें हमारा अच्छा नाम था। इवन हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो वर्ल्ड फेमस थी, है ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि एक तो यहाँ पर क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी थी, और दूसरा यहाँ पर रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो these product enjoyed a worldwide market based on the reputation, किसकी वजह से? तो reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship। इसकी वजह से हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड फेमस थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके इस इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है? सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। हम कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को यहाँ से खत्म ही कर दिया। और ये तो कोशिश की कि यहाँ पे कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री ना लगे। कैपिटल गुड का मतलब समझ में आता है? जिनसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मशीन्स ना प्रोड्यूस कर पाए। और जब हम मशीन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमें फिर बाहर अपना जो रॉ मटेरियल है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ इंडिया में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। उसको हमें कहाँ भेजना पड़ेगा? बाहर भेजना पड़ेगा। और बाहर भेजने के लिए वो तो चाहते यही थे कि हम रॉ मटेरियल सप्लाई करें।
तो ये चीज थी, इसकी वजह से जो यहाँ पर इंडस्ट्री चल भी रही थी ना, उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे करके डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन इकोनॉमी परस्यू करी, वर कंसर्न, है ना। तो ये आपके पास पॉइंट याद होना चाहिए कि किस चीज से, ये लाइन एग्जैक्टली अपने को बहुत जगह काम आएगी, कि प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमने कहा इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट से उनका कोई लेना देना था ही नहीं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उसको किस तरीके से और तेज किया जाए, यहाँ से कैसे सस्ता रॉ मटेरियल लिया जाए और कैसे आपके पास में फाइनल आउटपुट इंडिया में बेचा जाए। ठीक है। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. इन पॉलिसीज की वजह से जब सोचो ना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना। और जब कोई ऐसी सोच के साथ आएगा तो ऑब्वियसली इंडिया में सारी जो पॉलिसीज वो परस्यू करेंगे, जितनी भी पॉलिसीज वो फॉलो करेंगे, उन सब के अंदर यही रीजन होगा, तो वो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, और उसमें इंडिया का फंडामेंटल चेंज हुआ। Such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy. इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया किस चीज में, इंडिया को, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज परस्यू करी जिनकी वजह से इंडिया ट्रांसफॉर्म हो गया रॉ मटेरियल सप्लायर में और कंज्यूमर बन गया फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनको हमसे कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो मेन अपनी कंट्री के लिए आए थे हमारे यहाँ पर राज करने के लिए, कि भाई ठीक है हमें यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाए और अच्छा मार्केट मिल जाए, और इनका इसके अलावा इंडिया में आने का और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन इतना ये चीज़ इतनी आसान तो हो नहीं सकती कि कोई हमें सस्ता रॉ मटेरियल दे दे और हमसे खरीद भी ले। तो उसके लिए उनको दबाव तो बनाना ही पड़ेगा, प्रेशर तो बनाना ही पड़ेगा, एक्सप्लॉइट तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वहां पर उन्होंने इस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया। Obviously the colonial government never made any sincere attempt, ये देखो किसी ने भी कभी भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश ही नहीं करी, कभी भी किसी ने भी, ना तो ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन कुछ इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट, इंडिविजुअल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये ट्राई किया, लेकिन उनके सबके रिजल्ट भी क्या आए, बड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग आए। ये कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं 4-5, आर.सी. देसाई, वी.के.आर.वी. राव, फिंडले सीरस, विलियम डिगबाय, दादा भाई नारोजी। इन सब में से सबसे ज्यादा जो ठीक माना गया एस्टिमेट, दैट इज वी.के.आर.वी. राव का सबसे सही था। ठीक है। तो इट वाज राव हुज एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो हमने क्या कहा, ऑब्वियसली द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income. ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के बारे में सोचा ही नहीं। Some individual attempts which were made to measure such incomes yielded conflicting, जिन्होंने कुछ लोगों ने किए इंडिविजुअली पर कैपिटा इनकम या आपके पास निकालने की कोशिश की, नेशनल इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश की, लेकिन उनके सबके जो रिजल्ट्स आए वो बड़े कन्फ्लिक्टिंग थे, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स थे, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो अमंग द नोटेबल एस्टिमेट्स कितने लोगों ने, कौन कौन थे, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले सीरस, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई। ये 5 लोग थे, ये आपको नाम याद होने चाहिए। ये 5 लोग थे आपके पास जिन्होंने इंडिविजुअली कोशिश की कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाए, और इन सब में से सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट था वो राव का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था ना, राव का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन एक बात सब में थी, However, most studies did find that the country का जो growth rate था, growth of aggregate real output first half of the 20th century, first half of the 20th century का मतलब 1900 से 1950 was less than the 2%। एक बात सब में कॉमन थी कि कंट्री का जो ग्रोथ रेट था रियल एग्रीगेट आउटपुट का वो 2% से भी
कम था, और आउटपुट की पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर की बात करें तो ये लेस देन 0.5% था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना था आज हमें। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही कर लेते हैं।